जंग लड़ रहे हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान। फिर क्यों मर रहा है पाकिस्तान? अमेरिका और इजराइल ने ईरानी रिजीम के 15 टॉप ऑफिशियल्स मारे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर में पाकिस्तानी क्यों हलाल हो रहे हैं? पत्थर नहीं मारो, खुदा के वास्ते, मौला के वास्ते पत्थर मत चलाओ, मौला के वास्ते पत्थर मत चलाओ। पाकिस्तानियों ने ईरान को चुना। मुनीर और शहबाज के ऑर्डर पर पाकिस्तानी फोर्स ने अपने ही मुल्क के शहरियों को गोलियों से भुना। मामला इस्लामाबाद में भी पहुंच गया है, लाहौर तक भी पहुंच गया है। कराची, गिलगित, बिल्तिस्तान, इस्लामाबाद में आज बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। मैं सुबह ही सुबह आपका मूड नहीं ख़राब करना चाहता। सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन है। बात हमें दीवार पे लिखी नज़र आ रही है कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। कराची में तो टोटल कोलैप्स हो गया वहाँ की सिक्योरिटी का, और कोई उनको नहीं रोका जा सका। इस्लामाबाद में भी कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं थी। इतनी बिल्डिंग्स को आग लगाई है, मैं गिनवा भी नहीं सकता। सिक्योरिटी के इदारों पर उन्होंने हमले किए, उनकी बिल्डिंग्स को आग लगा दी, स्कूलों को आग लगा दी। कराची में, इन बज़ार लाहौर में, इस्लामाबाद में और मुल्क के दीगर हिस्सों में बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल जो है उनको हैक किया गया है। पर ये पाकिस्तान किसी और की गेम खेल रहा है और कुछ नहीं कर रहा, और अपना शदीद नुकसान करने जा रहा है। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, गिलगित बाल्टिस्तान, पाकिस्तान में गांव-गांव, शहर-शहर अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ सड़कों पर वहां की पब्लिक उगल रही है जहर। फिर भी पाकिस्तान की फौज अपने ही शहरियों पर नॉन स्टॉप क्यों बरपा रही है कहर? क्या मुनीर के डायरेक्ट ऑर्डर पर हो रहा है अमेरिका का विरोध करने वाले पाकिस्तानियों का मर्डर? अमेरिका मुर्दाबाद, नामंजूर, नामंजूर, इस्राइल नामंजूर। पाकिस्तान पर हमला इंडिया के कहने पर या अमेरिका के कहने पर, इस्राइल के कहने पर कबूल नहीं है। ये क्यों इन्होंने गर्दिश हेलीकॉप्टर बैठे हुए तरह चुप करके अपने मौला को पुकार रहे थे ना? क्या कर रहे थे? हम कुछ नहीं कर रहे थे। पुरअमन एहतजाज था। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपने मुसलमानों को मार रही है। हम शिया है इसलिए मार रहे हैं, काफिरों को मारे, ट्रम्प को मारे, नेतन्याहू को मारे। आप लोग निहत्थे लोगों पे आप लोग बरसाव कर रहे हैं, आप लोग पत्थर बरसा रहे, आप लोग गोलियां चला रहे, आप लोग शेलिंग कर रहे। ये कौन से पाकिस्तानी है? ये कौन सी गवर्नमेंट है जो निहत्थे औरतों पे, बच्चों पे, लड़कों पे जुल्म कर रही है? हम एहतजाज करते हैं अपनी हुकूमत के खिलाफ। बंद करें ये गुंडागर्दी, वरना हम भी अपने आप पे आ जाएंगे। शिया कौम किसी से डरती नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं दुनियावी तौर पर तुम्हारे ज़िया बाप से भी नहीं डरा, और तुम्हारे अपनी बाप जो अजली बाप है फिरौन ट्रम्प, उससे भी नहीं हम डरते। क्यों भाग रहे हो तुम लोग? मौला जी ने कहा था मदद चाहने वाला बुज़दिल होता है, वो मोमिन नहीं होता। क्यों भाग रहे हो तुम लोग? मत भागो, जम के खड़े हो जाओ, मर जाओ यहीं पे, मत भाग जाओ। ये शालिंग करना इनकी कमजोरी है, ये शालिंग करना इनकी कमजोरी है। ये अपनी कमजोरी में पर्दा डाल रहे हैं। ये अमेरिका के पिट्ठू है सारे, ये सारे अमेरिका के पिट्ठू हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल का ऑपरेशन शुरू हुए 66 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मिसाइल हमलों का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। ना ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स रुक रही हैं।
ना अमेरिका की मिसाइल्स रुक रही हैं, दनादन 24/7 एक के बाद एक जमीन के रास्ते, समंदर के रास्ते ईरान पर बस शोले ही बरस रहे हैं। इजरायल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। तेहरान पर जबरदस्त बमबारी की एक नई वेव शुरू हो चुकी है। और अब ये लड़ाई अपने सबसे भीषण मोड़ पर पहुंच चुकी है। पहले ये लड़ाई दो तरफा थी, एक तरफ अमेरिका और इजरायल, दूसरी तरफ ईरान। लेकिन अब इस लड़ाई में गल्फ और वेस्ट एशिया के 7 देश यानी इराक, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई के अलावा फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की एंट्री का भी अंदेशा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है पिछले 24 घंटों का घटनाक्रम। ईरान ने पिछले 24 घंटों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 14 देशों को निशाना बनाया है, जिनमें अमेरिका, यूएई, सऊदी, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, बहरीन, इजराइल, ओमान, सीरिया, साइप्रस, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन का नाम शामिल है। ईरान ने इन सभी देशों में मौजूद मिलिट्री एसेट्स को टारगेट किया है और ऐसा करके ईरान ने सीधे सीधे दुनिया के 14 देशों से दुश्मनी मोल ले ली है, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने इसीलिए अब युद्ध में कूदने की बात कही है। यानी हर देश ने अपनी अपनी साइड पिक कर ली है। अमेरिका और इजरायल ने तेहरान पर नॉन स्टॉप मिसाइलों की बारिश भी शुरू कर दी है। एक बार में एक नहीं, दर्जन भर से ज्यादा मिसाइलें तेहरान में दागी गई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, पूरा वीडियो देखिए, धमाकों की गूंज सुनिए। जिस वक्त मिडिल ईस्ट वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़ा है, उस वक्त पूरी दुनिया की नजर नई दिल्ली पर टिकी है। हिंदुस्तान ने भी अपनी साइड पिक कर ली है। नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात कर ली है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से बात कर ली है और नई दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड वॉर 3 के खतरे के बीच हिंदुस्तान की बात भी कह दी है। करंट क्राइसिस पर हिंदुस्तान का पक्ष क्या है, मोदी ने वो बात पब्लिकली कह दी है। विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है और जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। मोदी ने रविवार को इजरायली पीएम और यूएई के राष्ट्रपति को फोन मिलाया तो सोमवार को मोदी ने 2 और इंपॉर्टेंट फोन कॉल मिलाए। एक कॉल बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा को मिलाया तो दूसरा कॉल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को मिला। नोट करने वाली बात यह है कि ईरान ने बहरीन और सऊदी अरब दोनों ही लोकेशंस पर अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स को टारगेट किया है
और मोदी ने इन दोनों देशों पर ईरानी हमले की निंदा की है। इससे एक इंडिकेशन मिल रहा है कि भारत किसके साथ खड़ा है। इस बीच वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना के बीच पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज के हाथ पैर अभी से फूलने लगे हैं। दोनों की शक्ल बता रही है कि चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक अब समझ चुकी है कि मुनीर और शहबाज ने मुस्लिम उम्मा को धोखा देने का काम किया है। ईरान के खिलाफ हमले में अमेरिका का साथ दिया है। और ये बात इस चीज से भी क्लियर हो जाती है क्योंकि रविवार को पाकिस्तान के शहर शहर में हुए प्रदर्शन में मुनीर की फौज ने अपनी ही आवाम को गोलियों से भून डाला। बीच सड़क पर निशाना लगवा कर मुनीर ने अपने ही पाकिस्तानियों को मरवा डाला। इस कौम के मीर जाफर और मीर सादिक हैं। 250 साल तक जब भी मुसलमानों में गद्दारी का जिक्र होता था, मीर सादिक और मीर जाफर का जिक्र होता था। पहला मीर जाफर और फिर दूसरा टीपू सुल्तान की पीठ में खंजर घोंपने वाला मीर सादिक। लेकिन आइंदा जिक्र होगा पाकिस्तानी मीर जाफरों और मीर सादिकों का। ये याद रखिएगा, ये मेरी पेशन गोई है कि गद्दारी का जब भी जिक्र होगा इन लोगों का जिक्र आएगा, इनका नाम आएगा। मीर जाफर और मीर सादिक इनके सामने फरिश्ते नजर आते हैं जो इन्होंने किया है। उन्होंने तो अपने जाती मफादात के लिए एक आध मुल्क का सौदा किया, इन्होंने उम्मत का सौदा कर दिया। कि जो ईरान की तमाम ही क़यादत को मारा जा रहा है ना, इवन साबिक सदूर को मारा जा रहा है, अपोजिशन लीडर्स को मार दिया गया है। इससे अब ईरान की जो लेफ्ट है ना, जो सो कॉल्ड इनकलाबी बनते थे, वो भी अब कह रहे हैं कि ये तो खाना जंगी करवाना चाहते हैं। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये वक्त आ गया कि मीर जाफर ओहदा छोड़े और फटे चढ़े या पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे अमेरिका की तहवील में दे दे। तो बताएं मीर जाफर कौन सा रास्ता चुनेगा। बाय द वे, मैं आज ये ऐलान करता हूं कि आज के बाद मैं इसको मीर जाफर कह के बुलाऊंगा। तो जब मैं मीर जाफर कहूंगा तो आपको पता होना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूं। जो पाकिस्तान के स्याह सफेद का मालिक बना हुआ है, इसका नाम लेने में अब इसकी इज्जत है, इसका ओहदा बताने में अब इसकी इज्जत है। अब इसको मैं मीर जाफर कह के बुलाया करूंगा और आप लोग समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है जी, ये मैं आप सबको बता रहा हूं, आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि ये ना लोग कि आपको पता है मैं नाम लेता हूं, मैं तो थंबनेल पे भी लिखता हूं, लेकिन अब मैं मीर जाफर लिखा करूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है। क्योंकि नाम लेने से ज्यादा जो इसके करतूत हैं वो बताना जरूरी है। तो मेरे पाकिस्तानियों, इस टाइम जो सूरत हाल है उसमें एक इजलास होता है आज, जिसमें मीर जाफर और मीर सादिक सारे बैठे आपको नजर आ रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी और दुनिया के और सारे मामला सो कॉल्ड देखे गए। अब अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान का कोई से नहीं है, ऐसी किसी मीटिंग की कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान उतना ही कर सकता है जितना अमेरिका इजाजत देता है। पाकिस्तान वही कर सकता है जिसकी उन्हें आलमी ताकतें इजाजत देती। हम उतना बोल भी नहीं सकते जिसकी इजाजत हम। अभी तक भी पाकिस्तान ने इसराइल और अमेरिका की एक मैसेज में कहीं भी मजम्मत नहीं की। ना फौज का कोई ऐसा मैसेज आया है, ना ISPR की प्रेस रिलीज आई है, ना शहबाज शरीफ का कोई प्रेस रिलीज आया है या पैगाम आया है एक्स पे, ना नवाज शरीफ बोला, ना मरियम बोली, ना बिलावल, ना जरदारी, ना कोई और। इनको इजाजत नहीं है। तो आलमी ताकतें 20-30 साल की प्लानिंग करती। हमें तो ये चूरन बेचा गया था पाकिस्तान ताक क़यामत रहने के लिए कायम हुआ है। तो क्या 20-30 साल बहुत बड़े हैं ताक क़यामत रहने वाले मुल्क के लिए? नहीं, बड़े नहीं हैं। पाकिस्तान को खत्म करने का मंसूबा जब भी बनेगा तो 10-20 साल में ये पाया तकमील तक पहुंचेगा। इस दौरान इनको इंस्टॉल किया गया है, इन्हीं को चलाया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि यही चलता रहे अगर पाकिस्तान की अवाम खड़ी नहीं हो जाती। और इनके जरिए पाकिस्तान की मैशत, पाकिस्तान के निज़ाम, अखलाकियात, अवाम सबको बिल्कुल आपस में दूर कर दिया जाएगा, सब बर्बाद कर दिया जाएगा। मुजाहरे शुरू हो चुके हैं अमेरिका के खिलाफ और अली खामेनी की शहादत के खिलाफ। और इस पे सबसे जो आज अफसोसनाक वाक़या हुआ है, ट्रेजिक मैं समझूंगा इंसिडेंट, वो कराची में हुआ है। मुनीर ने अपने लोगों को मरवाकर बहुत बड़ी गलती कर ली है। अपने घर के भीतर ही सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा कर दी है। लेकिन अगर मुनीर ये सोच रहा है कि ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद सब शांत हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा,
अगर मुनीर ये सोच रहा है कि इजराइल अपना ऑपरेशन सिर्फ ईरान तक सीमित रखेगा तो ये मुनीर की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि प्लान सिर्फ ईरान तक नहीं रुकेगा, वो पाकिस्तान तक भी जाएगा। मोदी का नेतन्याहू से बात करना, ईरान ने मिडिल ईस्ट में जिन जिन देशों पर अटैक किया उनमें से बहरीन और सऊदी के राष्ट्राध्यक्षों से बात करना, यह साफ साफ एक संकेत दे रहा है। और वो संकेत यह है कि आज अगर ईरान की बारी है तो कल पाकिस्तान की भी बारी आएगी। अगर आज तेहरान में इजरायली मिसाइलों की बारिश हो रही है तो कल यही बारिश इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी हो सकती है। और इसका डर खुद पाकिस्तानियों को भी है। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक की हो या मगरिब की, अमने आलम का खून है आखिर। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इस पर इस वक्त इत्मीनान का इजहार नहीं करना चाहिए कि ये ईरान के साथ हो रहा है और वो इस वक्त अमेरिका के कैंप में है, उन्हें कोई खतरा नहीं है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी निशाना बन सकता है बॉस। वो इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और जो मिसालें दी जा रही हैं वो ये कि सबसे पहले सद्दाम हुसैन को टारगेट किया गया, उसके बाद कज़ाफी को टारगेट किया गया, उसके बाद अब ईरान को टारगेट किया गया। इसलिए पाकिस्तान को इस बात का खदशा रहना चाहिए कि उसके खिलाफ कभी भी कोई भी इस तरह का इक़दाम किया जा सकता है। इंडिया वालों का भी बयान आ गया है, मोदी साहब ने इजराइल का अटैक जो ईरान पे हुआ उसको कंडेम नहीं किया, जो ईरान ने इजराइल पे किया या यूएई पे किया उसको कंडेम किया है। इस कौम का कोई हल मौजूद नहीं है। ये दर हकीकत चीमा साहब, आज ये जो पूरी मुस्लिम उम्मा या पूरी दुनिया 16 मिलियन लोगों ने हाईजैक कर ली है। मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया की ज्यूइश कॉलोनी बनने वाली है बड़ी जल्दी, क्योंकि मैं ग्रेटर इजराइल का नक्शा देख के तो मैं घबरा गया हूं। और आज भी वैसे वी आर, जिस तरह बीबी नेतन्याहू ने कहा था कि जिस इंसान के पास सेल फोन मौजूद है वो हमारे रडार पर है, वो हमारे, हम उसको वी नो व्हाट टू डू विद हिम। जिस तरह उन्होंने पेजर फाड़े थे और फिर जिस तरीके से आज आप कह रहे हैं ना लीडर को असैसिनेट किया, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। वायलेशन चीमा साहब नहीं, दुनिया में पहले भी इस तरह होता रहा, कोई ऐसी बात। मेरे लिए लम्हा फिक्रा है कि फिक्रिया ये है कि ट्रेस किस तरह किया गया है, अंदर से कौन बिका है। चीमा साहब, उनकी तस्वीर सबसे पहले बीबी नेतन्याहू के पास कैसे पहुंची है, उनकी डेड बॉडी की तस्वीर, उसके बाद वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास कैसे पहुंची, मेरे लिए वो ज्यादा बड़ी सब। चीमा साहब, दर हकीकत हमारा हर दूसरा आदमी तो मीर जाफर है चीमा साहब। दूसरा मुझे फिक्र पाकिस्तान की है, जो मेरी मादरे में, मैंने बता दिया आपको, आपके तीनों बॉर्डर हाट है और अमेरिका के सारे बॉर्डर ही हाट है इस वक्त। अक्सर लोग ये कहते हैं पाकिस्तान के अंदर कि ईरान के बाद अगला टारगेट इजराइल का पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है। मेरे ख्याल में जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल साहब का मिजाज है, जिस तरह उनकी स्टेटमेंट है, सारी दुनिया को उसने हिला के रख दिया था। उन्होंने कहा था हम तो जाएंगे तो हम आधी दुनिया साथ लेके जाएंगे, अगर इफ दिस इज व्हाट योर बिहेवियर इज देन दे वोंट कम नियर यू। ईरान पर इजरायली और अमेरिकी हमलों की सबसे बड़ी वजह ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ताजा हमले में इजरायल और अमेरिका दोनों ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर भी अटैक किया है। ईरान ने खुद ये बात कही है कि नतांज में उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया गया है और पेंटागन ने भी मौजूदा वॉर पर की गई अपनी पहली ब्रीफिंग में ये बात साफ साफ कह दी है। If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. Iran was building powerful missiles and drones to create a conventional shield for their nuclear blackmail ambitions. Let me say that again. A conventional shield for their nuclear blackmail ambitions. Turns out the regime who chanted death to America and death to Israel was gifted death from America and death from Israel. ये ईरान की वही रिजीम थी
जो कल तक जोर जोर से डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगाया करती थी, लेकिन अब वो नारा लगाने वाले ही मार डाले गए हैं। डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल जैसे नारों की गूंज पाकिस्तान में भी सुनाई देती रही है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के ताजा हमलों के बाद ये स्लोगन पाकिस्तान में फिर सुनाई दिया है और इस बात की संभावना ज्यादा है कि जैसा ईरानी रिजीम के साथ हुआ वैसा ही पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। इस वक्त पाकिस्तान किस मुश्किल में, इसलिए कि हम ईरान के साथ भी डायरेक्टली इख्तिलाफ नहीं कर सकते, साथ ही हमें अमेरिका का साथ भी देना है। इस वक्त आपने देखा कई जगह पे पाकिस्तान में भी जिस तरह से लोगों ने तोड़फोड़ की है अमेरिकन कॉन्सुलेट की, तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो आपको उसकी क्या पोजीशन लग रही है, इनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए, ये जो मौका है ना, इसमें बहुत तदब्बर की और बहुत एक दानिशमंदी के साथ डिप्लोमेसी को हैंडल करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उस तरह के लोग नहीं हैं जो एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कोई एक सही फैसला ले सकें। तो कुछ जो आसार और कराइन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, वो दुरुस्त नहीं है इस वक्त। वो कोई इतने उम्मीद अफजा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने अपने आप को खुद ही एक मुश्किल में फंसा लिया है। जिसे कहते हैं ना कि दो हाथियों की लड़ाई में हम बीच में फंसे हुए हैं, ईरान और अमेरिका या ईरान और इजराइल के बीच में। यूएस कॉन्सुलेट के सामने कराची में जो डेमोन्स्ट्रेशंस हुए जिसमें बेचारे कितने सारे बेचारे लोगों को शहीद कर दिया गया पुलिस फायरिंग से, इसी तरह इस्लामाबाद में और लाहौर में बाकी जगहों पर ये जो गिलगित बल्तिस्तान में भी, गिलगित बल्तिस्तान या उस हद तक, यानी दूर दराज इलाकों तक। और ये बात खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि देखिए जब अगर जंग जारी रहेगी तो ज़ाहिर है कि लोगों का रिएक्शन भी रहेगा, और इसी तरह जो अमेरिका और इसराइल जो बदमाशियां कर रहे हैं उसके खिलाफ भी रिएक्शन होगा अवाम में। अब ये फैसला पाकिस्तानी डिसीजन मेकर्स ने करना है कि क्या वो सारी उम्र अमेरिका की गोद में बैठे रहेंगे और उन्हीं की जलालत करेंगे, उन्हीं के जूते चाटेंगे, या कोई इनमें वो भी है, क्या कहते हैं, कोई यानी गैरत भी है कि कोई जिसको कहते हैं ना कि मर्दाना कोई उनमें गैरत है या नहीं है, कि इसी तरह अमेरिका के गुलाम बने रहेंगे और इसी तरह जलालत कबूल करेंगे। तो यह फैसला इन्होंने करना है। मैं समझता हूं कि अनफॉर्चुनेटली ये सही फैसला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी सारी जिंदगी ही अमेरिका की गुलामी में रही है। दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की कगार पर है। युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो हिंदुस्तान किस तरफ रहेगा, ये लाइन करीब करीब क्लियर हो गई है। और मोदी की लाइन देखकर मुनीर का फियर बढ़ गया है। पाकिस्तान में अभी से सबको डर लगने लगा है।